अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया खान एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस अगर पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर ज़रूर किया करें कि किसी दूसरे बंदे की हेल्प हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स? Business ethics consist of the principles, values and standards that guide behavior in the world of business। यानी कि अगर हम लोग जनरली बात करें तो बिजनेस एथिक्स वो बिहेवियर होता है, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो रूल्स एंड वैल्यूज़ होती हैं जो हमें बताती हैं, जो हमें गाइड करती हैं बिजनेस को चलाने के लिए कि हम किस तरह से हाउ टू बिहेव इन अ ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे पास बिहेवियर गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। कुछ आर्गुमेंट्स जो हमारे बिजनेस एथिक्स को सपोर्ट करते हैं वो पढ़ लेते हैं। एथिक्स अप्लाई टू ऑल ह्यूमन्स एक्टिविटीज़, यानी कि एथिक्स जो है वो हमारे तमाम ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ पे अप्लाई होता है। बिजनेस एथिक्स के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। यानी कि अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर मैनेजर के साथ या मैनेजर का एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। एथिक्स इज कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब एथिक्स से ही हमारा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग एथिक्स की बात करें तो हमारे जो कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, पीपल जनरल्स या इन सब में हमारे पास एथिक्स यूज़ होती है। वैसे अगर हम उर्दू में बात करें एथिक्स हम लोग इखलाकियात को कहते हैं ना। हमारा जो बिहेवियर होता है वो किस तरह से हमारे कस्टमर के साथ है, हमारे एम्प्लॉय के साथ है, मैनेजर के साथ है, ये सारा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स पे अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें मैनेजरियल एथिक्स की, तो मैनेजरियल से आपको पता चल रहा है कि मैनेजर से रिलेटेड कोई एथिक्स है। तो द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट गाइड इंडिविजुअल मैनेजर्स इन देयर वर्क विद एम्प्लॉयज, कस्टमर, कंपटीटर्स, स्टॉक होल्डर्स, सप्लायर्स, डीलर्स एंड यूनियन। यानी कि मैनेजर्स का जो बिहेवियर होता है अपने वर्क में एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ, कॉम्पिटिटर्स यानी जो दूसरी कंपनीज के ऑनर्स होते हैं उनके साथ, स्टॉक होल्डर्स, इन सब सप्लायर्स, इन डीलर्स, इन सब के साथ जो बिहेवियर होता है वो हमारे पास मैनेजरियल एथिक्स में आता है। स्टेक होल्डर्स एंड एथिक्स। स्टेक होल्डर्स, a person or organization that has direct or indirect stake in an organization because it can affect or to be affected by the organization actions, objectives and policies। अच्छा जी, इसमें भी हम वही मतलब स्टेक होल्डर्स वो होते हैं या तो वो डायरेक्ट ऑनर होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनडायरेक्ट ऑनर होते हैं। वो भी हमारे उनका बिहेवियर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट करता है। यानी उनका एक्शन, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी पॉलिसीज़ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट करती हैं। इसमें हमारे पास कस्टमर्स डायरेक्ट मतलब वही वाली बात अगेन आपको यही बात सुनने को मिलेगी कि किस तरह से कस्टमर के साथ, डायरेक्टर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स का एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कंपनीज़ की, तो हमारे पास कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। टाइप्स स्टॉक होल्डर्स होते हैं, मैनेजर होता है, कस्टमर होता है, इसके अलावा हमारे पास सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब हमारे पास मिला के हमारे पास कंपनी बनाते हैं और इन सब का बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे अफेक्ट करता है। स्टॉक होल्डर्स want to ensure that the manager are behaving ethically and not risky investors capital by engaging in action। अच्छा जी, अगर मैनेजर का बिहेवियर अच्छा होगा, एथिकल होगा, तो हमारे पास
इन्वेस्टर्स को इतना रिस्क नहीं होता कि अपना कैपिटल अगर वो, क्योंकि स्टॉक होल्डर्स अपना इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, तो अगर मैनेजर का बिहेवियर उनके साथ अच्छा होगा और कंपनी भी अच्छी ग्रो कर रही होगी तो उनको इतना इन्वेस्टर्स को रिस्क नहीं होता और अपनी कंपनी की रेपुटेशन भी हर्ट नहीं होती क्योंकि उनका बेसिकली गोल यही होता है कि वो उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले। मैनेजर हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास स्टेक होल्डर्स में हमारे पास स्टॉक होल्डर्स हो गए। अब हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज टू इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल यानी जो मनी से रिलेटेड जितना भी कैपिटल्स है उसको और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करे। वो किस तरह से कर सकता है, वो उनको मोटिवेट करके उनके साथ एथिकल बिहेव करके उनको इंक्रीज़ कर सकता है इनकी परफॉर्मेंस को। हैविंग द राइट टू एक्सपर्ट द गुड, मतलब रिवॉर्ड्स वगैरह, वही वाली बात जो ह्यूमन कैपिटल्स को रिवॉर्ड्स दे के अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। प्रॉब्लम हैज़ बीन दैट इन मैनी कंपनीज करप्ट मैनेजर्स, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है जब के मैनेजर्स जो हैं वो करप्ट होते हैं, वो अपनी कंपनी के साथ मुखलिस नहीं होते, वो उन पे मतलब या तो एम्प्लॉयज़ को के साथ एथिकल बिहेव नहीं करते या फिर वो कंपनी में ही कहीं ना कहीं करप्शंस करते हैं पर्सनल कैपिटल्स के अंदर या फिर अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की कैपिटल्स पे और स्टॉक होल्डर्स की वेल्थ पे असर पड़ता है। एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे पास रिसीव करते हैं रिवॉर्ड्स। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, एक्सपर्ट टू रिसीव रिवॉर्ड्स कंसिस्ट विद देयर परफॉर्मेंस, कंपनीज कैन एक्ट एथिकल। अच्छा, हम मैं ज़्यादा रीड नहीं करती क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर रिवॉर्ड्स वगैरह रिसीव करते हैं और इनकी इस रिवॉर्ड्स की वजह से हमारे बिज़नेस पे ये इफ़ेक्ट होता है कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, वो उनको अप्रिशिएशन मिलती है और वो अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एक बिज़नेस की, तो बिज़नेस और एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें वर्क फोर्स बहुत मायने रखती है और उसकी परफॉर्मेंस हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स उसी भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं, फुली डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारी वर्क फोर्स जितनी अच्छी होगी, उनकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और कंपनीज जो हैं, वो जो मैनेजर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के साथ एथिकल बिहेव करते हैं, उनकी राइट्स का ख्याल रखते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, तो जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं। सप्लायर्स वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं हमें इनपुट्स वगैरह, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो हम लोग जो चीज़ें मंगवाते हैं उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, वो उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हम लोग तक डिस्ट्रीब्यूट करने में। कस्टमर्स क्या होते हैं। कस्टमर्स जो हैं वो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मेन रोल करते हैं। अगर हमारी कंपनी का वर्क अच्छा है, वो कस्टमर के साथ लॉयल है, उनके साथ उनका अट्रैक्शंस अच्छा है, उनका पीआर अच्छा है, उनका मतलब पर्सनल रिलेशन अच्छा है, पीपल रिलेशन अच्छा है, तो हमारा कस्टमर्स हमारे से सेटिस्फाई होगा। जितने हमारे कस्टमर हमारे साथ, हम लोग उनके साथ एथिकल बिहेव करेंगे, हमारा कस्टमर उतना ही सेटिस्फाई होगा। सोर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के अंदर हमारे पास सोसाइटल एथिक्स आ जाती है। इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन इन एथिक्स जो होती है, पर्सनल एथिक्स होती है। ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी फुल ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, इन सब के साथ जो एथिक्स होती है वो आ जाती है। ओकेशनल, हमारे जो वर्क प्लेस पे जो एथिक्स यूज़ होती है। सोसाइटी, जो सोसाइटल यानी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी एथिक्स होती हैं वो हमारे पास आ जाती है। सोर्स ऑफ एथिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सोसाइटल एथिक्स सोसाइटी से रिलेटेड होती है। द स्टैंडर्ड्स डायरेक्ट हाउ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी
डील वन अनदर, यानी मैटर किस तरह से हम लोग अपनी सोसाइटी को में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के जो मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको किस तरह से रिसॉल्व कर सकते हैं। फेयरनेस और जस्टिस और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर इंडिविजुअल का अपना एक राइट होता है सोसाइटी में। पीपल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एथिकल बिहेव करते हैं अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। ओकेशनली की बात करें तो ओकेशनली यानी कि हमारा जो वर्क प्लेस होता है, वर्क से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम जो परफॉर्म्स करते हैं उसमें हमारा बिहेवियर किस तरह का हो सकता है। जैसा कि अगर हम मेडिकल और लीगल यानी एथिक्स की बात करें, मेडिकल में यानी हम हॉस्पिटल में बात करते हैं, उधर के जो वर्क प्लेस होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट जैसा होता है, वो उधर के लोग अपने कस्टमर्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। अगर डॉक्टर्स भी हमारे अनएथिकल बिहेव करेंगे तो हमारा पेशेंट तो आधे से पहले ही वो मर जाएगा। तो एथिकल प्रोफेशंस के साथ भी बहुत रिलेट करता है। इसके अलावा इंडिविजुअल एथिक्स यानी कि पर्सनल एथिक्स, उनके पर्सनल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स होते हैं। किस तरह पर्सन्स की एक बंदे की इंडिविजुअल बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरे पर्सन के साथ या किसी ग्रुप के साथ किस तरह का बिहेव रखता है। सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें थोड़ा सा लोगों को अपने ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा वैसे भी टॉपिक हमारा जो है वो बिजनेस सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस एथिक्स है, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो हमारे पर बिजनेस है ही रिलेटेड है। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स की, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का जो बिहेवियर होता है, किस तरह से हम बिहेव करें, उन सब को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स कहते हैं। कंपनीज प्रैक्टिस एंड बिजनेस, मतलब अब कंपनीज की प्रैक्टिस और बिजनेस एथिक्स क्या है। तो एडॉप्टिंग राइट ऑफ, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तरीके हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। एडॉप्टिंग राइटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना होता है। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट्स होती हैं, एथिकल प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हॉटलाइंस फॉर, मतलब टॉप लाइन पे हमें रिपोर्टिंग और डिस्कशन करनी होती है कि इसका ये अनएथिकल बिहेवियर और ये एथिकल बिहेवियर एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स, कि कोड ऑफ एथिक्स होता क्या है। Code of ethics is a written document that clearly states that acceptable or unacceptable behavior for all the employees in the organization. Code of ethics वो rules and regulations होते हैं, वो documents होते हैं जो लिखे होते हैं, जो इसको हम लोग terms and conditions भी कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने कोड्स ऑफ एथिक्स होते हैं जो लिखे होते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी, ये एक्सेप्टेबल है और ये बिहेवियर हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। रिप्रेजेंट द आइडेंटिफिकेशंस एंड एक्सप्लेन व्हाट द फॉर्म कंसीडर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, उसमें रिप्रेजेंट होता है, सारे आइडेंटिफिकेशंस होती हैं और एक्सप्लेन होता है कि ये बिहेवियर हमारे पास एक्सेप्टेबल है। वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर द कोड ऑफ एथिक्स बाय द एम्प्लॉयज़ जो हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ इस कोड ऑफ एथिक्स को मानते हैं। उनके बिहेवियर दूसरों के साथ इस तरह होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे वर्ल्ड वाइड मैकडोनल्ड्स एम्प्लॉयज़ फॉलो अ स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि जो भी हमारे पास मैकडोनल्ड्स के एम्प्लॉयज़ हो गए, एग्जांपल्स हैं ऐसा, वो सारे स्टैंडर्ड्स एथिक्स को मानते हैं। अगर हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स की तो कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल और ओकेशनल। सोशल से ही पता चल रहा है हमें कि वो सोशल यानी सोसाइटी से रिलेटेड होंगे, या पर्सनल यानी अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे कुछ फैक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ कोड ऑफ एथिक्स, ओकेशंस, प्रोफेशंस वगैरह एक्टिविटीज़ में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब हम लोग बात करें वाई बिजनेस कोड ऑफ, यानी क्यों बिजनेसेस कोड ऑफ एथिक्स यूज़ करते हैं। वर्ट इज, मतलब उसमें हमें बताया जाता है कि वर्क प्लेस किस तरह एक्सेप्टेबल बिहेवियर हमारा वर्क प्लेस में क्या होना चाहिए।
ये एम्प्लॉयज़ की जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्टेबल मतलब एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करते हैं जनरली, जैसे कि प्रमोट्स हाई स्टैंडर्ड्स वेदर इन मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, कस्टमर सर्विसेज। इन सब के लिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ के ऊपर कुछ कोर्स होती हैं, कुछ एथिक्स रूल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना होता है। ये हमारे पास, इसको हम लोग बेंचमार्क भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एम्प्लॉयज़ की जो वर्क स्टैंडर्ड होता है, वर्किंग रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको हम लोग वैल्यूज़ देते हैं। कुछ बेंचमार्क्स होती हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स से क्या होता है? इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन इन्हेंस होती है। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर बाहर आउटकम कस्टमर्स हो गए, उन दोनों में ट्रस्ट बिल्ड होता है। अवेयरनेस ऑफ एथिक्स इश्यूज यानी अवेयरनेस आती है, इंक्रीज़ होती है। डिसीजन मेकिंग में गाइड्स करने में इजी होते हैं। इसके अलावा एथिक्स रिस्क जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। क्वेश्चंस बिहेवियर डिक्रीज होते हैं, यानी क्वेश्चनसेबल जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है। एम्प्लॉयज़ का और रिलेशन आपस में इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा कम्पिटिटिव पोजीशंस भी इम्प्रूव होती हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल कोर्स होते हैं। कुछ हमारे पास इनफॉर्मल कोर्स होते हैं, कुछ फॉर्मल कोर्स होते हैं। स्मॉल बिजनेसेस नहीं यूज़ करती फॉर्मल कोर्स, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। वो ज़्यादातर इनफॉर्मल कोर्स यूज़ करती हैं, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग और मैनेजिंग एट, यानी वो ऑब्जर्व करती हैं कि कंपनी वर्क प्लेस की सिचुएशन क्या है और हमें कस्टमर को किस तरह से मतलब उनका कोई प्रॉपर लेआउट नहीं होता। लेकिन फॉर्मल कोर्स होते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर वो लिखा हुआ होता है कि कौन से एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स वर्क प्लेस में हमें चाहिए और उनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगती हैं, यानी फाइन्स वगैरह भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एथिकल रिटर्न लिखा हुआ है कि कंपनी के फाइनेंस में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, टैक्स देना एक्सेप्टेबल है और कोई ना पे कर तो उस पर पेनल्टी लगती है, तो इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टेक होल्डर्स allowing firm to state ethical visions to all stakeholder कंपनीज जो हैं वो 4 एथिकल्स मतलब कोड ऑफ एथिक्स में 4 चीज़ों को वैल्यू देती हैं डेवलप करने में: इंटीग्रिटी, जस्टिस, प्रोफेशनल्स एंड यूटिलिटी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? स्टेप ऑफ इफेक्टिव: क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बाय यूजिंग बिलीव योर कंपनीज शुड टेक, राइट दैम डाउन अ पीस ऑफ पेपर। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इफेक्टिव कोड ऑफ एथिक्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमारी कंपनी किस किस चीज़ पे बिलीव करती है और फिर उसको हम लोगों ने पेपर पे लिख लेना होता है। जैसे द जनरल वैल्यू ऑफ कंपनीज, मैनेजर्स एंड वर्कर्स, हमने वैल्यूज़ दे दी अपनी कंपनीज को, उसकी मैनेजर्स की और वर्कर्स की। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों ने फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो कंटिन्यू, मतलब वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, तो हम लोग उनको फैसिलिटी देते हैं कि वो आगे कंटिन्यू करें अपनी स्टडी को। अपने लॉ और रिपोर्ट्स के अलावा हम लोग कंप्लेंट्स और लीगल लॉ सपोर्ट्स भी करते हैं। सेकंड, हमारा जो टारगेट होता है कि हम अपने कस्टमाइज़ करें अपने कोड ऑफ एथिक्स को अपने फर्म्स के कोड्स के साथ, यानी कि उन साथ हम लोग रिलेट करें। जैसे कि हमारी जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनकी और हमारी कंपनी में जो भी एथिक्स कोड्स हैं उनको हम यूज़ करके अपने गोल्स को बेनिफिट्स पहुंचा सकें। थर्ड स्टेप में हम लोग डे बाय डे हम लोग अपने ऑपरेशंस और चैलेंजेस को नज़र में रखते हुए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखें और अपनी लो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करें और मतलब उनको इन्हेंस करें, उनके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें और एम्प्लॉयज़ को में और उनके कल्चर को सपोर्ट करके उनमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करें। और फिर हम लोग राइट करें कोड ऑफ एथिक्स और
उसके हमें सिंपल मतलब जब हम लोग से सब चीज़ें अप्लाई कर लें और फिर हम लोग प्लान भी कर लें, तो देन हम इन कोर्स को एक रिटन फॉर्म में लिख लें और सिंपल उनको हम लोग पॉइंट्स में लिख के और उनको हम रीड कर सकते हैं और हम लोग पॉजिटिव टोन में फोकस करके अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को बता सकते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स के एथिक्स कुछ रूल्स हैं मैकडोनल्ड्स ने और वर्ल्ड वाइड वालों ने क्या स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है कि उन्होंने फ्रेंचाइज जो है उन्होंने पूरे मैकडोनल्ड जो है वो यूनिफॉर्म एक जैसी ही एम्प्लॉयज़ उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उधर उन्होंने ये नहीं किया कि अगर एक शहर में एम्प्लॉयज़ कुछ तरह से काम कर रहे हैं और दूसरे शहर में दूसरे नहीं, उन्होंने सब जगह एक स्टैंडर्ड रखा है कि इस तरह इस कोड ऑफ एथिक्स को ही फॉलो करना है, ये चीज़ ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल और ये नहीं है। एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम लोगों ने कंपनी के स्टैंडर्ड्स को हाईएस्ट रखना है और एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स और सुपरवाइज़र इन सबको रिस्पेक्ट देनी है। इसके अलावा कोई थ्रेट वगैरह उनके ऊपर ना आए, इनका ख्याल रखना है और कोई बैड मतलब बिहेवियर उनके साथ अलाउ नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय की डायरेक्ट हम किसी के सामने इंसर्ट नहीं कर सकते, ये सब एथिक्स में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना होता है और अल्कोहल और इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, इन सब का हमें ख्याल रखना होता है। और कंपनी की ये तो एम्प्लॉयज़ ख्याल रखें और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ की लर्निंग लेवल इंक्रीज़ करते रहें, क्योंकि अगर हमारी एम्प्लॉयज़ की लर्निंग लेवल इंक्रीज़ होगा, उनके स्किल्स अच्छे होंगे तो हमारे जाहिर सी बात है हमारी कंपनी जो है वो इंक्रीज़ उसका ग्रोथ लेवल इंक्रीज़ होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। तो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा भी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। कंपनी सिस्टम्स वगैरह एथिकल बिहेव इस तरह कर सकता है कि कोई भी काम मतलब एम्प्लॉय करता है तो उसको सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। आई होप आप लोग को मेरी लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि बिज़नेस एथिक्स में क्या होता है, बिज़नेस एथिक्स आपको मॉरली सपोर्ट मैनेजर की मॉरली सपोर्ट और किस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं कंपनी के अंदर, उसको हम लोग बिज़नेस एथिक्स कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आई हो तो वहाँ आप दोबारा से रिपीट कर लें, दोबारा से वीडियोस देख लें और दूसरा आप इसको शेयर कर दिया करें कि आप लोगों की वजह से किसी और की भी हेल्प हो सके। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।